गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम कहाँ थे? हम पॉलिटिक्स में थे भैया। हमने सबसे पहला जो कल क्वेश्चन किया था वो क्या था? भारतीय संघीय व्यवस्था। ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, भारतीय संघीय व्यवस्था। क्लियर? अब भारतीय संघीय व्यवस्था में हमने कितने पॉइंट किए थे अगर मैं बताऊं आपको, तो भारतीय संघीय व्यवस्था में हमने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर पहला पॉइंट में देखूं तो भारत जो है राज्यों का संघ है, वो बात तो आप लिखोगे। और उसके बाद हमने की थी कि भारतीय की 7वीं अनुसूची में, कितनी अनुसूची में? 7वीं में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं भाई? 3 सूचियां हैं। और वो पहली सूची क्या थी? संघ। दूसरी क्या थी? राज्य। और तीसरी क्या थी भैया? तीसरी थी भैया समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची थी। संघ के अंदर कितने विषय बताए थे कल? संघ के अंदर विषय बताए थे मैंने 100, पहले 97 थे। राज्य में कितने हैं अब? 61 हैं, पहले 67 थे। और समवर्ती में कितने हैं? 52, पहले कितने थे? 47। तो इतनी अब बात आप अच्छे से याद रखो। संघ में कौन कानून बनाता है? केंद्र। कौन बनाता है भैया? केंद्र। इसमें कौन बनाता है? राज्य। ठीक है, और समवर्ती सूची में कौन बनाता है? दोनों में से कोई भी कानून को बना सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया इसी में, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे जो बाद में आए थे उनको कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। उसके बाद हमने क्या कहा था? कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे? कुछ राज्यों को विशेष दर्जा है। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर का नाम था, लेकिन वो हट गया। अब उनका जो अनुच्छेद है वो 371 के तहत, कौन से के तहत? 371 के तहत उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं। जैसे मैंने कल भी समझाया था कि मान लो अगर नागालैंड का एक व्यक्ति है तो उसे हाइट में क्या मिल जाती है? छूट मिल जाती है, और वो 152 सेंटीमीटर पर ही किसमें लग जाता है? फौज में। तो ये उनकी विशेष छूट है। ठीक है, उनकी संस्कृति के आधार पर। ठीक है, उनको सरकारी सेवाओं के अंदर, ठीक, रोजगार के अलग तरीके से क्या मिलते हैं? ठीक है, अलग तरीके से उन्हें उसके अंदर प्रावधान मिलते हैं। तो ये बात आप इतनी याद रखो। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है 371 अनुच्छेद के अनुसार। कौन कौन से हैं वो? नागालैंड, मिजोरम, जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नागालैंड लगा लो, मिजोरम लगा लो, मणिपुर लगा लो, ठीक है, मेघालय लगा लो, असम लगा लो, और असम के साथ अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। ठीक है, तो इन सभी को विशेष दर्जा प्राप्त है इनकी संस्कृति के आधार पर। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट आ जाओ। इसी के अंदर जो तीसरा पॉइंट आपने लिखना है, वो तीसरा पॉइंट क्या लिखना है? कि भारतीय संघ में कई इकाई ऐसी हैं जिन्हें कम अधिकार मिले हैं। किन्हें अधिकार मिले हैं? जिन्हें कम अधिकार मिले हैं। वो क्या हैं? हमारी यूनियन टेरिटरीज। वो क्या होती हैं हमारी भैया? यूनियन टेरिटरीज होती हैं। वो हमारी क्या होती हैं? यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी भी कितनी है? अब लिख दो, 9 यूनियन टेरिटरी है। इनको राज्यों का दर्जा मिलता नहीं, इनको राज्यों का दर्जा नहीं मिलता। एक बात ये लिखोगे, इनको राज्यों का दर्जा नहीं मिलता। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इन राज्यों पे अधिकार करता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करता है? इसके ऊपर राज करता है। तो ये बात आप याद रखना कि भारतीय संघ में, तीसरा पॉइंट ये लिखोगे, भारतीय संघ में कई छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जिनको कम अधिकार दिए जाते हैं। क्लियर? ये बहुत छोटे इलाके होते हैं और इन्हें यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ठीक, और क्या बात लिखोगे? अब यहाँ देखोगे, चंडीगढ़ देखोगे, लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली, ठीक है, इस श्रेणी के अंदर आते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर? तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए भैया। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक,
मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला सूची है बार बार, दूसरा क्या है, कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और तीसरा क्या है भैया, कुछ इलाकों को विशेष अधिकार या कम अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं भाई? कम अधिकार मिले हुए हैं। और कम अधिकार जिन्हें मिले हुए हैं उन्हें क्या बोला जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, कितने हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश? अब 9 हैं। कितने हैं भाई? 9। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब आगे आप एक छोटा क्वेश्चन बनाओगे। छोटा क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, कि अधिकारों राज्यों और, दूसरा क्वेश्चन बनाओगे कि राज्यों और केंद्र में, राज्यों और केंद्र में, राज्यों और केंद्र में, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है बच्चे वो है राज्यों और केंद्र के अधिकारों में बदलाव कैसे किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? आप इस क्वेश्चन को लिखोगे, कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे किया जा सकता है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। राज्यों और केंद्र के बीच में जो अधिकार हैं उसके अंदर अगर आपको बदलाव करना है तो कैसे करना है? सुनिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, केंद्र के लेवल पर अगर आप देखोगे, पेनवा ही नहीं चल रहा भैया। हाँ, आप अगर केंद्र के लेवल पर देखोगे, ठीक है, और राज्य के लेवल पर देखोगे, ठीक है, तो केंद्र पर क्या होती है? अगर आप केंद्र पे देखोगे तो केंद्र पे संसद होती है। केंद्र पे क्या होती है भाई? संसद, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। क्या आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अगर राज्य में देखोगे तो इसमें आता है विधानसभा। क्या आता है? विधानसभा आता है भैया। ठीक, अगर आपको अधिकारों में बदलाव करना है तो अधिकारों में बदलाव जब होता है जब संसद में उस अधिकार या कानून के प्रति 2/3 बहुमत उसके हक में हो। कितना? 2/3 बहुमत अगर उसके हक में है तभी हम क्या कर सकते हैं? कानून को बदल सकते हैं या अधिकारों को बदल सकते हैं। साथ ही साथ जो विधानसभा है तो उसमें कम से कम आधे राज्य, ये बात अच्छे से याद रखनी है, आधे राज्य कम से कम उस अधिकार के हक में हो। ठीक है, मान लो हमारे 28 राज्य हैं तो कम से कम अगर मैं कहूँ तो 14 राज्य उसके क्या होने चाहिए? हक में होने चाहिए। तभी कानून में क्या हो सकता है? बदलाव हो सकता है या अधिकारों में बदलाव हो सकता है। नहीं तो अधिकारों में बदलाव करना संभव नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि अगर आपको राज्यों और केंद्रों के बीच में अधिकार को बदलना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो देखो, उस अधिकार को बदलने के लिए एक कानून पास होगा और उस कानून के हक में कितने होने चाहिए? 2/3 लोग संसद के उसके हक में होने चाहिए। और अगर राज्य देखोगे तो कम से कम आधे राज्य उस कानून के हक में होने चाहिए। तभी क्या होगा? बदलाव हो पाएगा, नहीं तो बदलाव नहीं हो पाएगा। तो ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन आप बना लेना कि कितनी 2/3 बहुमत चाहिए किसके लिए? किसी भी बिल को पास करने के लिए संसद में। ठीक है, और राज्यों की कितनों की मंजूरी चाहिए? कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी चाहिए। तो आपका ये छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाएगा अच्छे से। बिल्कुल डीप घुस के पढ़ो बच्चा, बिल्कुल आसान है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से उठता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद हम चलते हैं कि अगर इन अधिकारों को लेके कोई तनातनी होती है, अगर इन अधिकारों को लेके कोई तनातनी होती है तो वैसे ही आप याद रखो, इसको क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो तनातनी के केस में कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है जो क्या करता है?
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है जो क्या करता है, उनके मसले को हल करता है। तो ये बात याद रखना, ये पहले भी आ चुका कि अधिकार क्षेत्र जो होते हैं, अधिकार क्षेत्र हमने बांट दिए, बांटने के बाद अगर दो राज्यों के बीच में झगड़ा होता है तो वो झगड़ा कहाँ पे निपटता है, जाके सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि आप अपने ही जो केंद्र जो राज्य के लेवल पर जो क्या है न्यायालय हैं उसमें जाके आप अपनी सुनवाई करवा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाना पड़ता है, तब जाके उस विवाद का सुलझारा होता है। तो ये याद रखना, सारी चीज़ें इकट्ठी हैं भाई, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि विधायिका कानून बनाएगी, न्यायपालिका कानून को लागू करेगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उन मसलों को हल करेगी जो उन दोनों के बीच में तनातनी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे कि कौन फैसलों को सुलझाता है या कौन तनातनी को खत्म करता है। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये बात आप याद रखोगे, इस पैराग्राफ को भी अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं उसके हिसाब से जो अधिकार क्षेत्र आपने दे दिए हैं, तो उसको सुलझारा करने के लिए कौन आता है आगे, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन इधर से भी बना सकते हो, ठीक है। नाउ हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला भी। क्लियर, 2 नंबर का क्वेश्चन आप उसको बनाओगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आप इसका बनाओगे, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था चलाने के लिए देखो, ऐसा नहीं है कि क्या संविधान बन गया, आपने संविधान बना दिया भाई, आपने क्या बना दिया, संविधान बना दिया, और फिर आप बोलो चलो हमारा काम तो खत्म हो गया, हम इस संघीय व्यवस्था को लागू कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक संघीय व्यवस्था को चलाना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सहमति, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था, भरोसा, ठीक है। क्या होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए और साथ में भरोसा होना चाहिए। जिन के बीच में भी आप बंटवारा कर रहे हो, सत्ता का बंटवारा कर रहे हो, उनके उन पक्षों के बीच में क्या होना चाहिए, हमेशा सहमति होनी चाहिए और भरोसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता है, कभी भी संघीय व्यवस्था चल नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि क्या संघीय व्यवस्था में संविधान जो प्रावधान आप बनाते हो वही बहुत हैं या संवैधानिक प्रावधान बहुत हैं, नहीं। उसका आंसर क्या होगा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीति जो नीड है वो क्या है, लोकतांत्रिक, यही मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, चलिए लिखता नहीं, लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। कि संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का ही होना बहुत नहीं है, उसके लिए लोकतांत्रिक राजनीति भी होनी आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, तो संघीय व्यवस्था अगर 2 मार्क्स में आ रही है कि आपको ये पूछा है कि संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए किस चीज़ की नीड है, तो संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक राजनीति भी होनी चाहिए। ताकि फिर क्या हो, आपका संविधान, आपकी जो संघीय व्यवस्था है, जो बंटवारा है राज्यों के बीच में, केंद्र के बीच में, ठीक है, वो सभी अच्छे तरीके से चल पाएं, अदरवाइज वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था किस प्रकार चलती है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो संघीय व्यवस्था जो चलती है वो चलती है संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर नहीं, लोकतांत्रिक राजनीति के आधार पर। लोकतांत्रिक राजनीति होनी चाहिए तभी, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा ही सत्ता की साझेदारी की जो आत्मा है वो लोकतंत्र ही है, ठीक है, या लोकतंत्र की आत्मा जो है वो सत्ता की साझेदारी है। तो ये बात याद रखना। तो सत्ता की साझेदारी जब आप कर रहे हो तो आपको एक लोकतांत्रिक राजनीति भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। और लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर इस कैसे है, देखो, आप में लोकतांत्रिक राजनीति जब करते हो तो उसके अंदर हर किसी को बराबर रखते हो। अगर मैं इस चीज़ का ही जिक्र करूं, लोकतांत्रिक राजनीति, तो लोकतांत्रिक राजनीति की मैं अगर आपको बात बताऊं तो किस तरीके से भारत में सफल हुई, तो भारत में आप देखोगे जब शुरुआत में भारत आज़ाद हुआ था तो 14 राज्य बने थे, ठीक है। कितने राज्य बने थे, 14। लेकिन आज कितने हैं भैया, 28 हैं। तो राज्य बढ़े ना, तो राज्य बढ़ने का क्या मतलब है, ये है हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र कि 14 से 28 राज्य हो गए। किसी को हमने भाषा के आधार पर अलग कर दिया, किसी राज्य को हमने किसकी तर्ज पर अलग कर दिया, भाषा की तर्ज पर अलग कर दिया, किसी राज्य को हमने संस्कृति के तर्ज पर अलग कर दिया। तो ये हमारी खूबी है। अगर आप देखोगे भैया,
भाषा के आधार पर सबसे पहले जो अलग राज्य हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। संस्कृति के आधार पर देखोगे तो आप नागालैंड। तो ये एग्जाम्पल याद रखा करो। भारत ने अपनी लोकतांत्रिक चरित्र को बहुत अच्छे से दिखाया है, ठीक है, संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए। तो अकेला संविधान नहीं कि संविधान बना दिया अब तो राज्य बढ़ाना ही नहीं, लेकिन भारत ने अपने संविधान के अंदर बदलाव करते 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 आज कितने राज्य कर दिए? 28। कुछ राज्यों को किसके आधार पर बांट दिया गया? भाषा के आधार पर। कुछ राज्यों को संस्कृति के आधार पर। अगर हमारे यहाँ देखोगे, अगर मैं एक और राज्य का एग्जाम्पल लूँ तो हरियाणा और पंजाब, अगर आपने देखा जो 1966 में अलग हुआ था, हरियाणा और पंजाब, वो क्या था? हमारी बोली, हमारी भाषा। हरियाणा में हरियाणवी चलती है, पंजाब में पंजाबी चलती है। तो फिर इन दोनों के आधार पर 1966 में, पहला 1952 में हुआ था, 1966 में क्या कर दिया था? 2 अलग अलग राज्य बना दिए ताकि हम एक क्षेत्र को डेवलप कर सकें। देखो सीधी बात है, अगर मान लो एक बड़ा राज्य है, अब ये पहले पंजाब हरियाणा होता, मान लो ये पंजाब हरियाणा है, अब इस हरियाणा को काट के अलग कर दिया, पंजाब को अलग कर दिया, पंजाब के अंदर अलग सरकार हो गई। उसको देखने के लिए सिर्फ कितना क्षेत्रफल मिला? इतना अधिकार क्षेत्र मिला। और दूसरी सरकार को देखने के लिए सिर्फ इतना अधिकार क्षेत्र मिला। तो अब एक बात बताओ भैया, तो सरकारें क्या करती हैं? सरकारें आसानी से अपना काम कर सकती हैं, लेकिन पहले, अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले एक इतनी बड़ी सरकार थी, मतलब पहले एक इतने बड़े राज्य को एक सरकार को देखना होता था। तो एक सरकार को देखना होता था, लेकिन आपने क्या कर दिया? डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, ए और बी अलग अलग राज्य बना दिए। तो जब राज्य अलग अलग बन गए तो अब इनके ऊपर लोकतांत्रिक राजनीति भी हुई, और लोकतांत्रिक राजनीति के होने से लोकतांत्रिक चरित्र के अंदर आया, और इससे इस राज्य का भी भला हो गया और इस राज्य का भी भला हो गया। दोनों राज्यों की स्थिति क्या होगी? बहुत सुधर गई। तो ये पॉइंट बहुत इसेंशियल है। मैंने इस पॉइंट को इसीलिए इतना डीप घुस के बताया आपको कि लोकतांत्रिक चरित्र क्या होता है, कि लोकतांत्रिक चरित्र किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, राजनीति के अंदर इंपॉर्टेंट होता है लोकतांत्रिक चरित्र। या संवैधानिक व्यवस्था में या संघीय व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभाता है वो संविधान ही नहीं है, लेकिन संविधान के साथ साथ क्या है? लोकतांत्रिक चरित्र आपका कैसा है। तो भारत ने तो दिखा दिया कि भारत ने अपनी भाषा नीति रखी, ठीक है, संस्कृति के आधार पर राज्यों को बांट दिया। आगे आप यही पढ़ोगे, मैंने ब्रीफ बता दिया जो आगे वाले टॉपिक्स में है कि भाषा नीति भारत की क्या थी, और उसके बाद किस तरीके से भाषीय राज्य बने, और फिर किस तरीके से संस्कृति के आधार पर नागालैंड, मिजोरम, इन सबको अलग किया गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कर लें, ठीक है। सिलेबस कटना स्टार्ट हो गया है और सिलेबस कट चुका है काफ़ी सारा। एसएसटी के अंदर तो बहुत सारा सिलेबस कटा है। इससे जो अगला चैप्टर है वो कट गया, और उससे अगले चैप्टर में से भी हाफ पार्ट निकाल दिया गया है। और फिर उसके बाद हमें लास्ट 3 चैप्टर करने होंगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, फटाफट लगे रहो। मैं इस महीने ही कोशिश करूँगा, अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो मैं जल्द से जल्द क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर्स ख़त्म हो जाएं और आप पॉलिटिक्स से बाहर आ जाएं और आप अच्छे से इस पॉलिटिक्स को पढ़ पाएँ। फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अभी 5-6 दिन ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक चैप्टर और ख़त्म करता हूँ इसका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री को करेंगे और उस चैप्टर को फटाफट ख़त्म कर देंगे, पहले चैप्टर को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आप लोग पढ़ते रहें, वीडियोस को देखते रहें, यही इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलना मत। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं स्कूल के लिए काम कर रहा हूँ, तो ये स्कूल के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत है बच्चों। तो फिर इस चीज़ के लिए आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, और पढ़ते रहें। क्लियर, पढ़ने में ही मज़ा है भैया।